हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद राहुल सर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मतलब हम कहें आज से हम क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में यूनिट 16 जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों इसका नाम ही है दैनिक जीवन में रसायन, मतलब केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, मतलब हमारी जो डेली लाइफ में केमिस्ट्री यूज़ होती है उस केमिस्ट्री को हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। डेली पर डेली हमने देखा है कि दोस्तों छोटी छोटी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हाथ पैर दर्द करने लगे, सिर दर्द करने लगा, पेट दर्द करने लगा, तो इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए हमारे घरेलू दवाइयों का यूज़ करते हैं जो हमारे घर में हम बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, है ना। उन दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं, है ना, या फिर जो हम ही जानते हैं ऐसी दवाइयों का हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी दवाइयों को ही, ऐसी औषधियों को ही आज की वीडियो में और इस दैनिक जीवन में रसायन को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो पीणाहारी होता है, दर्द निवारक होता है, ये क्या होता है। तो दोस्तों दर्द निवारक हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, दर्द का जो निवारण करे उसे दर्द निवारक कहते हैं। और दूसरा नाम इसका क्या है, पीणाहारी, जो पीड़ा को दूर करे, पीड़ा को हरे, उसे पीणाहारी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है ये चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है, वे औषधि जो पीड़ा या दर्द को दूर करती हैं दर्द निवारक या पीड़ाहारी औषधि कहलाती हैं। इन औषधियों को, मतलब जो दर्द निवारक औषधि होती है मेरे भाई, इनको खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यानी को यदि हम खाली पेट खाते हैं तो ये क्या करती हैं, हमारे अमाशय की झिल्लियों में क्या उत्पन्न कर देती हैं, छेद उत्पन्न कर देती हैं। अमाशय की झिल्लियों में छेद उत्पन्न कर देती हैं, अमाशय की झिल्लियों में घाव उत्पन्न कर देती हैं, इसलिए इनको मेरे भाई खाली पेट नहीं खाना चाहिए। इसलिए इन औषधियों को कुछ खाकर ही हमें यूज़ करना चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे भाई दर्द निवारक या पीड़ाहारी औषधि होती हैं। और आगे बात करें मेरे भाई दर्द निवारक या पीड़ाहारी औषधि की, तो ये दर्द निवारक या पीड़ाहारी औषधि होती है मेरे भाई दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, जिसमें पहली हमारी स्वापक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉरकोटिक, है ना, और इनको निद्राकारी औषधि भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी औषधि है हमारी आस्वापक, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन नॉरकोटिक, और इसको हम दूसरा नाम इसका अनिद्राकारी औषधि भी है। मतलब ये दर्द निवारक या पीड़ाहारी औषधि होती है मेरे भाई, ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, स्वापक और आस्वापक, है ना। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वापक को कि ये स्वापक क्या होता है, ठीक है। चलो समझ लो। तो फिर दोस्तों जो स्वापक औषधि होती हैं ये ऐसी औषधि होती हैं, देखो इसका दूसरा नाम क्या है, निद्राकारी है। मतलब ये ऐसी औषधि होती हैं दोस्तों, इनको खाने से हमें नींद आ जाती है, ठीक है, मतलब नींद आ जाती है, इन औषधियों को हम यूज़ करते हैं, लेते हैं तो, ठीक है। तो इस समूह की औषधियाँ पीड़ा दूर करने के साथ साथ निद्रा तथा संज्ञा विहीनता, निद्रा तथा संज्ञा विहीनता उत्पन्न करती हैं, निद्रा तथा संज्ञा विहीनता उत्पन्न करती हैं। इनके अधिक प्रयोग से इनकी आदत पड़ जाती है, ठीक है। अब इनमें दोस्तों जो ड्रग्स वाले पदार्थ हैं अधिकतर वो आते हैं, ठीक है। जो स्वापक नॉरकोटिक औषधि होती हैं निद्राकारी, इनमें क्या होता है कि जो ड्रग्स वाले पदार्थ होते हैं वो आते हैं, ठीक है। जैसे मार्फिन हुआ, कोडीन हुआ, हेरोइन हुआ, अफीम हुआ, जो गांजा होता है गांजा हुआ, ये पदार्थ, ये औषधियाँ इनमें आती हैं। किस में आती हैं ये औषधियाँ, स्वापक में, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल तो यहाँ पर लिखे ही हैं, बाकी अफीम हुआ, गांजा हुआ, ये इसमें आते हैं स्वापक औषधियों में, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं आस्वापक या नॉरकोटिक औषधियों को देखते हैं। तो दोस्तों आस्वापक या नॉरकोटिक औषधि क्या होती है इनको समझ लो, ठीक है। इनको बोलते हैं हम अनिद्राकारी, मतलब ये जो ऐसी औषधियाँ हैं इनके सेवन से हमें नींद नहीं आती, ठीक है, ये अनिद्राकारी औषधि हैं, ठीक है। चलो तो दोस्तों इस समूह की औषधियों में, मतलब आश्वापक औषधियों में एस्प्रिन आती है ना, जो एस्प्रिन हम यूज़ करते हैं, पैरासीटामोल आप जानते ही होंगे, एनालिज्म, है ना, और आइबुप्रोफेन प्रोफेन है ना, आदि आते हैं। मतलब इस समूह की औषधियों में एस्प्रिन, पैरासीटामोल, एनालिज्म, आइबुप्रोफेन, ये औषधि आती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं दोस्तों, जो पीड़ा को दूर करते हैं, इनमें
जो पीड़ा को बिल्कुल दूर करती हैं, पीड़ा को दूर करती हैं। ठीक है, बाकी ये है कि दोस्तों इनको खाने से नींद नहीं आती। ऐसा नहीं होता है कि इनको खा लो और नींद आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो दोस्तों एक बात और है, इनमें दोस्तों जो एस्पिरिन हम यूज़ कर रहे हैं, एस्पिरिन का उपयोग दिल का दौरा रोकने में किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब दिल का दौरा होता है तो हमारे जो हृदय होता है, इस हृदय में क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है ना, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो रुकता है। ठीक है, लेकिन जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन का काम क्या है, रक्त को जो थक्का है उसको जमने से रोकता है, रक्त का थक्का जमने से रोकता है। इसलिए दोस्तों इन एस्पिरिन को हमें खाना चाहिए, क्योंकि ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता। ठीक है, तो ये मेरे भाई आश्वापक औषधियाँ हुई। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ये हमने दोस्तों पीड़ाहारी पढ़ा, और पीड़ाहारी या दर्द निवारक 2 प्रकार का होता है। ये हमने पीड़ाहारी को पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों ज़्यादातर याद ही करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है जिसको आपको याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे दोस्तों हम देखते हैं प्रशांतक को। किसको देखते हैं, प्रशांतक को, कि ये प्रशांतक क्या है। ठीक है, चलो तो दोस्तों प्रशांतक की बात करें, है ना, तो प्रशांतक या सामक, इनको दूसरा नाम इनका सामक भी है, इनको हम सामक भी बोलते हैं, प्रशांतक को ही बोलते हैं सामक। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रशांतक या सामक नामक जो औषधि हैं, ये ऐसी औषधि हैं जो मानसिक जो बीमारियां होती हैं, मानसिक तनाव से जो व्यक्ति ग्रस्त होता है उनके लिए यूज़ की जाती हैं। जो माइंड से रिलेटेड बीमारियां हैं उन पर यूज़ किया जाता है। कौन, प्रशांतक या सामक। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रशांतक में इनका उपयोग तनाव कम करने अथवा बड़ी छोटी मानसिक बीमारियों के उपचार में किया जाता है, और इनको खाने से अच्छा होने की भावना प्रेरित होती है। मतलब यह अच्छा होने की भावना अभिप्रेरित करके चिंता, तनाव, उत्तेजना आदि से मुक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये अच्छा होने की भावना प्रेरित करते हैं, चिंता, तनाव, उत्तेजना, इन सब से हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। कौन, प्रशांतक या सामक, है ना। और दोस्तों एक बात और कहें कि जो नींद की गोलियां देता है डॉक्टर, उसमें प्रशांतक मिलाया जाता है। मतलब प्रशांतक नाम की जो औषधि होती है उनको मिलाया जाता है। ठीक है, तो यह नींद की गोलियों के आवश्यक घटक होते हैं, है ना। और जो प्रशांतक होते हैं ये भी मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा सम्मोहक, और दूसरा होता है हमारा विसम्मोहक। मतलब सम्मोहक को इंग्लिश में बोलते हैं हाइफेटिक, और विसम्मोहक को इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन हाइफेटिक। ठीक है, तो दोस्तों सम्मोहक को हम शब्दों से अगर समझे, सम्मोहक, है ना, तो मतलब ये ऐसे होते हैं कि मतलब इनको खाने से एक अच्छा होने की भावना ही हमारे अंदर प्रेरित होती है। ठीक है, चलो तो हम देख लेते हैं पहले प्रशांतक या सामक में सम्मोहक को देखते हैं। किसको, सम्मोहक। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, यह निद्राजनक औषधि होती है। बिल्कुल है, इनको खाने से नींद आती है, अच्छा होने की भावना भी प्रेरित होती है, चिंता, तनाव, ये मुक्ति प्रदान होती है ये औषधियों से। ठीक है, यह निद्राजनक औषधि होती हैं, इसलिए इन्हें सम्मोहक, प्रशांतक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये निद्राजनक है, इसलिए तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, सम्मोहक औषधि या प्रशांतक कहते हैं। ठीक है, चलो और सम्मोहक और में कौन कौन सी आती हैं औषधि दोस्तों, तो इसका नाम है फेरोनल, ल्यूमिनल, सैकोनल, एमिटोल, है ना। फेरोनल, ल्यूमिनल, सैकोनल, एमिटोल ये प्रशांतक में सम्मोहक में आती हैं। ठीक है, सम्मोहक प्रकार की ये औषधि हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम विसम्मोहक देख लेते हैं। ठीक है, विसम्मोहक इंग्लिश में नॉन हाइफेटिक बोलते ही हैं इसको। ठीक है, चलो यह पदार्थ निद्राजनक नहीं होते, मतलब जो विसम्मोहक हैं ये निद्राजनक नहीं होते, है ना। और ये चिंता, तनाव जो होता है, मानसिक बीमारियां, उनको भी धीरे धीरे दूर करते हैं। ऐसा नहीं कि खा लो और तुरंत दूर हो जाए, है ना, ये जल्दी से दूर नहीं करते। ठीक है, निद्राजनक नहीं होते, या तनाव दूर करने के लिए मंद प्रशांतक होते हैं। मतलब ये धीरे धीरे सॉल्व करते हैं हमारी प्रॉब्लम को, एकदम ज़्यादा जल्दी से सॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है दोस्तों, इक्विनिल आता है, कौन आता है, इक्विलिन, है ना, रेसरपिनिन, ये आते हैं। ठीक है, इक्विनिल और रेसरपिनिन इसमें आते हैं, किसमें, विसम्मोहक में। ठीक है, तो ये हमने देखा दोस्तों कि ये प्रशांतक और प्रशांतक के दोनों प्रकार। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो और अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि पूतिरोधी क्या है, पूतिरोधी, है ना।
तो दोस्तों अगर शॉर्ट परिभाषा में मैं प्रतिरोधी को समझाऊं तो ये प्रतिरोधी ऐसा पदार्थ होता है कि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। देखो इसमें लिखा भी है वह रासायनिक पदार्थ है ना, वह रासायनिक, एक मिनट हाँ, वह रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है या उन्हें नष्ट कर देता है, किंतु मानव के जीवित ऊतकों को क्षति नहीं पहुंचाता। मतलब जो प्रतिरोधी है वो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को या तो रोकता है या फिर उनको हमेशा के लिए नष्ट कर देता है, लेकिन जो मानव के जीवित ऊतक हैं उनको क्षति बिल्कुल भी नहीं पहुंचाता, प्रतिरोधी कहलाता है ना। इसे घाव, चोटें, रोगग्रस्त त्वचा पर लगाया जाता है। ठीक है, अब इसमें आता कौन कौन है, डिटॉल है ना। अब देखो डिटॉल की कहानी देखो। तो दोस्तों डिटॉल हम हमारी बॉडी पर ही लगाते हैं, डिटॉल से हम हाथ धोते हैं, हमारी बॉडी पर ही लगाते हैं। क्या हमारी बॉडी पर लगाते हैं तो क्या हमारे बॉडी को, हमारे मानव शरीर को ये नुकसान पहुंचाता है? बिल्कुल नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर हमारी बॉडी पर कोई जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, तो उनको नष्ट कर देगा या उनकी वृद्धि को रोक देगा, बाकी हमारे बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा ही सेफ्लॉन है, सेफ्लॉन भी दोस्तों हमारे मानव शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो भी हमारे शरीर में मिस्टेक हैं, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, उनको रोक देगा, है ना। ऐसा ही एफ्रीफ्लेनिन आदि। ठीक है, इसमें दोस्तों ये जो डिटॉल है, इस डिटॉल की संरचना है। ठीक है, ये डिटॉल का सूत्र है। ठीक है, रिंग के ऊपर Cl, यहाँ पर पैरा ऑर्थो पर CH3, यहाँ पर मेटा पर CH3 और पैरा पर क्या है, यहाँ पर OH। ये डिटॉल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने प्रतिरोधी समझा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद हम मेरे भाई समझते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक, है ना। प्रति सूक्ष्म जैविक को हम समझते हैं। ठीक है, चलो तो प्रति सूक्ष्म जैविक क्या होता है इसको समझ लेते हैं ना। तो दोस्तों जो प्रति सूक्ष्म जैविक है, वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि से उत्पन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। मतलब जो प्रति सूक्ष्म जैविक होते हैं मेरे भाई, ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु हुआ, बैक्टीरिया हुआ, कवक हुआ आदि से उत्पन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि बैक्टीरिया, कवक, वायरस इनसे कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो इनके उपचार के लिए जिन पदार्थों का, जिन औषधियों का यूज किया जाएगा, इन्हें हम बोलेंगे प्रति सूक्ष्म जैविक। ठीक है, चलो, है ना, उपचार के लिए किया जाता है, प्रति सूक्ष्म जैविक कहलाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण प्रति जैविक निम्न है ना, जिसमें से हमारा पहला कौन है, प्रति जैविक, जिसे बोलते हैं हम एंटीबायोटिक, है ना। इसमें ये इंग्लिश लिखा है एंटीबायोटिक, है ना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिकल पे जाते हैं तो वो बोलता है ना एंटीबायोटिक। अब ये एंटीबायोटिक है क्या चीज़? तो दोस्तों एंटीबायोटिक क्या चीज़ है, जो सूक्ष्म जीवाणु, जो हमारे वायरस, कवक है ना, ये जो होते हैं हमारे बॉडी में, बैक्टीरिया, इनको नष्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो बॉडी है इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ देता है ना, नहीं ये तो एंटीबायोटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलता है ना बार बार, ये एंटीबायोटिक होती क्या चीज़ है, समझ रहे हो ना। तो एंटीबायोटिक क्या है, जो वायरस, बैक्टीरिया, कवक आदि है ना, इन रोगों को दूर करेगा। मतलब इनसे जो रोग उत्पन्न हो रहा है हमारी बॉडी में उनको दूर करेगा, बाकी हमारे मानव शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, चलो, तो प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो एक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, वायरस आदि, मतलब प्रतिजैविक की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, वायरस आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए क्या होते हैं, हानिकारक। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। जो प्रतिजैविक पदार्थ होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो एक सूक्ष्म जीव द्वारा बनेगा, एक सूक्ष्म जीव द्वारा बनेगा और दूसरे सूक्ष्म जीव के लिए हानिकारक होगा। ऐसे पदार्थ को मेरे भाई हम बोलते हैं प्रतिजैविक, है ना। ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो एक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, वायरस आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं और दूसरे
सूक्ष्म जीवों के लिए विषैले होते हैं, अर्थात उन्हें नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। समझ गए ना? ध्यान रखना, एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होंगे और दूसरे के लिए हानिकारक होंगे, उन्हें बोलते हैं हम एंटीबायोटिक। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। सबसे पहले अलेक्जेंडर, ये लिखा है, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 में पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की थी। ठीक है, तो पहला प्रतिजैविक कौन है? पेनिसिलिन। और किसने खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1929 में। मतलब 28 से 29 में आता है, तो किसी बुक में 28 और किसी बुक में 29, मतलब 28 से 29 दिया होता है। ठीक है, चलो। तो प्रति सूक्ष्म जैविक की या फिर मेरे भाई एंटीबायोटिक की, मतलब प्रतिजैविक की बात करें तो प्रतिजैविक के एग्जाम्पल हैं पेनिसिलिन, है ना, सेक्ट्रोमाइसिन, ये लिखा है सेक्ट्रोमाइसिन, है ना, टेट्रासाइक्लिन, ये हैं मेरे भाई प्रतिजैविक, है ना, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये हमने एंटीबायोटिक को समझा। अब हम समझते हैं मेरे भाई सल्फा औषधि को, कि ये सल्फा औषधि क्या है। ठीक है, चलो एक मिनट, हाँ, ये है हमारी सल्फा औषधि। ठीक है, तो सल्फा औषधि क्या होती है, इस चीज़ को भी हम क्लियर कर लेते हैं आज की वीडियो में पूरा। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये हमारा क्या है, ये सल्फा औषधि को पढ़ ले हैं। ये औषधि प्रतिजैविक के समान ही क्रियाशील होती हैं, मतलब जैसे प्रतिजैविक क्रियाशील होते हैं उसी प्रकार ये सल्फा औषधि भी क्रियाशील होती है, किंतु इन औषधियों को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा सकता। मतलब जो हमने प्रतिजैविक पढ़ा है, इसको साधारणतः हम प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, लेकिन जो सल्फा औषधि हैं इनको हम प्रयोगशाला में संश्लेषित कर सकते हैं। इन औषधियों को रसोचिकित्सा औषधि कहा जाता है। मतलब इन जो सल्फा औषधि हैं ये लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा मिलती हैं। जितनी भी जो सल्फा औषधि हैं सब लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं, इसलिए इनको हम रसोचिकित्सा औषधि कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि रसोचिकित्सा औषधि किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सल्फा औषधि को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में आ सकता है। ठीक है, चलो, तो ध्यान रखना ये प्रतिजैविक के समान ही होती हैं, लेकिन इनको हम प्रयोगशाला में बना सकते हैं, इनको रसोचिकित्सा औषधि कहते हैं। ठीक है, चलो इनके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल है सल्फोनामाइड। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर डाइबेंजीन, नेक्स्ट है सल्फर डाइजोन, नेक्स्ट है हमारा सल्फाप्रीडोन, ये लिखा है सल्फाप्रीडोन, ये लिखा है, ये सल्फा और ये लिखा है प्रीडोन, है ना, सल्फाप्रीडोन आदि। तो ये दोस्तों हमारे हुआ सल्फा औषधि। क्या हुआ? सल्फा औषधि। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा सल्फा औषधि हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रतिजन क्षमता। क्या? प्रतिजन क्षमता औषधि क्या होती है, इस औषधि को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिजन क्षमता औषधि। ठीक है, तो समझो। तो दोस्तों प्रतिजन क्षमता औषधि क्या होती है? तो वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग महिलाओं में गर्भ का नियंत्रण करने में किया जाता है, प्रतिजन क्षमता औषधि कहलाती हैं। क्या बोला मैंने? प्रतिजन क्षमता की बात कर रहे हैं, तो ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग महिलाओं में गर्भ का नियंत्रण करने में किया जाता है, प्रतिजन क्षमता औषधि कहलाती हैं। ठीक है, ये औषधि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल, ये लिखा है मेंस्ट्रुअल लिखा है, क्या लिखा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, ये जो औषधि होती हैं प्रतिजन क्षमता औषधि, इनका काम क्या है मेरे भाई, कि ये औषधि क्या करती हैं, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन को नियंत्रित करती हैं, मतलब इसको कंट्रोल करके रखती हैं। ठीक है, महिलाओं में। ठीक है, और इन औषधियों के एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई? इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रोजन, है ना, और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, है ना, ऑस्ट्रोजेंस, और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन्स आदि। ठीक है, ये हमारे प्रतिजन क्षमता औषधि हुई। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और दोस्तों आगे हम देखते हैं प्रति अम्ल।
क्या देखते हैं, ये प्रति अम्ल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, प्रति अम्ल, एक मिनट, हाँ प्रति अम्ल, एक मिनट, हाँ प्रति अम्ल। ठीक है, तो दोस्तों प्रति अम्ल को समझ लेते हैं। दोस्तों प्रति अम्ल सिंपल है, यदि अम्ल जो हमारे बॉडी में अम्ल की मात्रा, हमारे पता ही है अमाशय में HCl अम्ल होता है, यदि कभी हमारे मतलब अमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी गैस की शिकायत होने लगती है। किसकी? एसिडिटी गैस की शिकायत होने लगती है। तो जो अम्लता, जो HCl की अम्लता है, इसको कम करने के लिए जिन औषधियों का यूज़ किया जाता है, HCl की अम्लता को कम करने के लिए जिन औषधियों का यूज़ किया जाता है मेरे भाई, उसे हम बोलते हैं प्रति अम्ल या एंटी एसिड। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, वे औषधि जो पेट में H+ आयन के सांद्रण या अम्लीयता को कम कर देती हैं, प्रति अम्ल या एंटी एसिड कहलाती हैं। एंटी एसिड या प्रति अम्ल का मुख्य कार्य HCl, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लिख लेना HCl की अधिकता को कम करने या उदासीन करना होता। मतलब इनका जो मुख्य कार्य होता है प्रति अम्ल या एंटी एसिड औषधियों का, इनका मुख्य कार्य क्या है कि HCl की अधिकता को कम करना या उदासीन करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप बस इतना ही है इसमें तो, कि जो H+ आयन के सांद्रण या अम्लीयता को कम कर देती हैं, प्रति अम्ल या एंटी एसिड औषधि कहलाती हैं। तो ये प्रति अम्ल या एंटी एसिड हुआ। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों तो हमने ये लगभग 4 से 5 टॉपिकों को कंप्लीट किया है। 2-2 नंबर की जो डेफिनेशन है इनको कंप्लीट किया है। तो कोई 4 नंबर का क्वेश्चन आना है तो 2-2 नंबर की 2 डेफिनेशन दे देगा, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। चलो अब दोस्तों हम पढ़ते हैं निश्चेतक, है ना, कि ये निश्चेतक क्या है। तो हमने दोस्तों अक्सर देखा है, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर जैसे हमारा कोई दांत दर्द कर रहा है ना, या फिर हम जैसे कहीं हमारे को चोट ज़्यादा लग गई है तो डॉक्टर को ऐसी कंडीशन आ गई है कि उसको टाँके डालना है ना, तो या फिर डॉक्टर देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जो भी ऑपरेशन करता है तो वो व्यक्ति को शून्य कर देता है ना, या शून्य कर देता है। तो दोस्तों ये शून्य 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मान के चलो डॉक्टर को या तो हमारा पूरा शरीर भी शून्य कर सकता है डॉक्टर, या फिर शरीर का एक छोटा सा पार्ट जहाँ पर दर्द हो रहा है उतना पार्ट भी शून्य कर सकता है। कौन? डॉक्टर। ठीक है, तो दोस्तों जो शून्य करने वाले पदार्थ होते हैं, उन शून्य करने वाले पदार्थों को ही मेरे भाई हम निश्चेतक या बेहोशी कारक बोलते हैं। ठीक है, निश्चेतक या बेहोशी कारक किनको बोलते हैं? शून्य करने वाले पदार्थों को। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे पदार्थ जो शरीर के किसी भाग को या पूरे शरीर को अचेत कर देते हैं। अचेत कर देते हैं मतलब शून्य कर देते हैं, निश्चेतक या बेहोशी कारक पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ मुख्यतः तंत्रिका तंत्र के जैव कार्यों में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। यह प्रभाव अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब ये क्या करते हैं, इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है कि जो तंत्रिका तंत्र है उनके जो जैव कार्य हैं उनको उत्तेजना, उनमें क्या कर देते हैं? उत्तेजना उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता। ठीक है, यह प्रभाव उत्क्रमणीय होता है। मतलब ये जैसे बेहोश कर दिया किसी डॉक्टर ने, है ना, तो ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा बेहोश ही होता है, वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है ना कुछ समय बाद, है ना। तो यह प्रभाव कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, उत्क्रमणीय होता है। अब अर्थात में इसका मतलब क्या है? अर्थात, है ना, अर्थात में इसका मतलब क्या है? तो अर्थात में क्या मतलब है इसको हम बताते हैं। ठीक है, तो अर्थात प्रभावित अंग पर बेहोशी कारक की सांद्रता कम होने पर अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाते हैं। मतलब ये उत्क्रमणीय होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही उसकी, जैसे हमने जो भी पदार्थ डॉक्टर ने लगाया उसकी सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि वो पूरे शरीर में फैल जाएगा और वो डीएक्टिवेट होता जाएगा, तो उसकी सांद्रता कम होती जाएगी। ठीक है, तो सांद्रता कम होने पर क्या होगा? 1 मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ 1 मिनट, हाँ ठीक है ना। ठीक है, तो उसकी जब सांद्रता कम हो जाएगी
तो जैसे ही सांद्रता कम होगी तो जो भी मतलब इंसान है वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा, है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। अतः बेहोशी कारक अस्थायी उत्तेजना दर्द उत्पन्न करते अतः बेहोशी कारक अस्थायी उत्तेजना दर्द उत्पन्न करते हैं, बेहोशी कारक कहलाते हैं, ठीक है। अब एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक है। हाँ, यहाँ पर एक काम कीजिए, आप इतना जो लिखा है इसको मत लिखिएगा, ठीक है। ये इतना जो लिखा है इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलो, ये आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। चलो, अब मेरे भाई जो बेहोशी कारक होते हैं, ये बेहोशी कारक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमने बताया है ना, एक किसी एक पार्ट को शून्य करते हैं वो होते हैं, या फिर पूरे शरीर को शून्य कर देते हैं वो वाले होते हैं, ठीक है। तो जो बॉडी के किसी एक पार्ट को शून्य करते हैं उनको बोलते हैं हम स्थानीय निश्चेतक। क्या बोलते हैं? स्थानीय निश्चेतक, ठीक है। स्थानीय निश्चेतक, यह निश्चेतक शरीर के किसी निश्चित भाग को शून्य या अचेत करते हैं। इनका उपयोग छोटी सर्जिकल ऑपरेशन जैसे दांत निकालना, है ना, घाव सीने मतलब घाव में टाँके डालना आदि में किया जाता है। मतलब छोटे छोटे यदि सर्जिकल कोई करना है आपको तो डॉक्टर को, तो उसमें ये करता है, ठीक है, स्थानीय निश्चेतक का यूज़। कौन? डॉक्टर, ठीक है। जैसे दांत का निकालना हुआ, घाव में टाँके डालने हुए, इनमें करता है छोटे छोटे कामों के लिए, ठीक है। चलो, अब इसमें काम कौन कौन आता है? तो दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल हैं, अल्फ़ा यूकेन, जो अल्फ़ा यूकेन का नाम का भी एक शून्य करने वाला पदार्थ आता है, ठीक है, अल्फ़ा यूकेन, है ना। दूसरा है ऑर्थोकैन, जिसको हम ऑर्थोफॉर्म बोलते हैं, ऑर्थोकैन, ऑर्थोफॉर्म, ठीक है। ये स्थानीय निश्चेतक हैं, मतलब ये शून्य करने वाले पदार्थ हैं लेकिन किसी एक भाग को शून्य करते हैं, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा सेकंड है सामान्य निश्चेतक। क्या है? सामान्य निश्चेतक। और जो सामान्य निश्चेतक होता है मेरे भाई, पूरे बॉडी को शून्य कर देते हैं, पूरा जो शरीर है उस पूरे शरीर को शून्य कर देते हैं सामान्य निश्चेतक, ठीक है। तो इनका उपयोग शरीर को अचेत या शून्य करने में किया जाता है। इसका उपयोग सर्जरी में किया जाता है, मतलब डॉक्टर सर्जरी करता है तो उसमें यूज़ करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया सामान्य निश्चेतक, मतलब पूरे बॉडी को शून्य कर देता है। कौन? अचेत कर देता है, सामान्य निश्चेतक, है ना। और स्थानीय निश्चेतक किसी एक भाग को करते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो पूरे बॉडी को ही शून्य कर देता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें दोस्तों आता है साइक्लोप्रोपेन, है ना, एथिलीन, है ना, ईथर, साइक्लोपेंटोइल और नाइट्रा ऑक्साइड आदि, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, एथिलीन, ईथर, साइक्लोपेंटोइल, नाइट्रा ऑक्साइड, ये आते हैं सामान्य निश्चेतक में, ठीक है। इनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक मिनट मेरे भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रतिहिस्टैमिन। क्या है? प्रतिहिस्टैमिन। तो प्रतिहिस्टैमिन क्या पदार्थ होता है उसको देख लेते हैं, है ना। तो दोस्तों जो एलर्जी वाले पदार्थ होते, मतलब जो हमारे बॉडी में ऐसे बहुत से रोग हैं जो जिनसे हमें एलर्जी उत्पन्न होती है, जैसे खुजली हुआ, है ना, सर्दी हुआ, जैसे त्वचा पर चकत्ते पड़ जाएं, अस्थमा हुआ, ये जो रोग हैं ना दोस्तों, ये एलर्जी उत्पन्न करने वाले रोग हैं, ठीक है। तो एलर्जी उत्पन्न करने वाले रोगों पर जिस दवाई का और जिस औषधि का काम होता है, जो औषधि काम करती है उसको हम बोलते हैं प्रतिहिस्टैमिन। क्या बोलते हैं? प्रतिहिस्टैमिन, ठीक है। तो इसके हम देख लेते हैं। वह औषधि वह औषधि जिसका उपयोग एलर्जी उत्पन्न करने वाले रोगों जैसे त्वचा पर चकत्ते, है ना, अस्थमा, जुखाम, खुजली हुआ आदि का उपचार करने में किया जाता है ना। मतलब जो एलर्जी उत्पन्न करने वाले रोग होते हैं उन पर जिस
का कार्य किया जाएगा उसे हम बोलते हैं प्रतिहिस्टामिन। ठीक है, चलो, है ना। तो प्रतिहिस्टामिन कहते हैं, इन्हें प्रतिहिस्टामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि एलर्जी जो शरीर में होती है ना, वो हिस्टामिन एंजाइम के कारण होती है। मतलब जो हिस्टामिन एंजाइम कह लो या फिर हार्मोन कह लो, कि जो हिस्टामिन हार्मोन होता है, इस हिस्टामिन हार्मोन के हमारे जो बॉडी में स्रावित होता है, तो उस हार्मोन के कारण हमारे बॉडी में अस्थमा हो जाता है, जुकाम, खुजली आदि की शिकायत हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम मेरे भाई इसको क्या बोलते हैं, प्रतिहिस्टामिन बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्टामिन के स्रावित होने के कारण होती है, इसलिए हम प्रतिहिस्टामिन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफेरामिन, ब्रोमोफेरामिन, सिट्रीजिन। जो सिट्रीजिन एक टैबलेट आती है, खुजली की टैबलेट है ये सब खुजली की हैं टैबलेट, मतलब एलर्जी वाले टैबलेट हैं ये। ठीक है, इनको खाने से ये जितनी भी जो एलर्जी आपको बताएंगे ये ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो क्लोरोफेरामिन, ब्रोमोफेरामिन, सिट्रीजिन, ये है ना, ये प्रतिहिस्टामिन हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिकों को कंप्लीट किया है, समझा है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो पॉज करके वीडियो बार बार पॉज करना है और इनको अपनी कॉपी में अच्छे से जमा लेना है, लिख लेना है, और एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो इनको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं और एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों की वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।